हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेटे का घर टूटने पर उसकी माँ को ही क्यों कसूरवार ठहराया जाता है। आज कविता जी बहुत खुश थी। उनके बेटे का रिश्ता पक्का हो गया था। कब से वे अपने बेटे की शादी के सपने देख रही थी, पर उसके रंग की वजह से बात बन नहीं पा रही थी। घर का मकान था, मेन रोड पर बढ़िया साड़ियों की दुकान थी। बाप बेटा दोनों मिलकर संभालते थे। घर में सारी सुख सुविधा भी थी, पर बेटे का रंग, उसका दुबला शरीर जो भी देखने आता नापसंद कर जाता। कविता जी अपने बेटे को खूब घी दूध खिलाती, पर उसका शरीर हड्डियों का ढांचा ही लगता। 8वीं पास था। हाँ, शरीफ बहुत था। छोटे बड़ों की इज्जत बहुत करता था। कोई ऐब नहीं करता था। उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी थी। अब तो वह 32 साल का होने वाला था। कविता जी को जो कोई भी मिलता तो सबको कहती थी, कोई रिश्ता हो तो बताओ। उनकी एक बेटी थी रेखा, जिसकी वे शादी कर चुकी थी, और उसके एक 4 साल का बेटा था। 20 दिन पहले मामा ससुर का बेटा दिल्ली में किसी की शादी में आया था, तो वह अपने भाई यानी मेरे पति से मिलने के लिए आए। तो मैं उनसे कहा, भैया आपकी जानकारी में कोई रिश्ता हो तो बताना। तो वह कहने लगे, भाभी मेरे दोस्त की बेटी सुमन है, 10वीं पास है, सुंदर है, पर मेरे दोस्त का खर्च करने का हिसाब नहीं है। 4 बेटियां हैं, 2 की शादी कर चुका है। अब तो वह बस 2 जोड़ी कपड़ों के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। जैन जी कहने लगे, अरे भाई, हमें तो लड़की समझदार चाहिए। भगवान का दिया सब है हमारे घर में। शादी में पैसा हम लगा लेंगे। ठीक है भाई, एक फ़ोटो दे दो परवीन की, बाकी बातें टेलीफोन पर कर लूँगा। तो वे फ़ोटो दे देते हैं और वह चला जाता है। 2 दिन बाद उसका फ़ोन आता है कि भाभी वे तैयार हैं, एक बार दोनों परिवार आपस में मिल लें, लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, तो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। तो कविता जी अपने पति, बेटा परवीन, बेटी रेखा और दामाद को लेकर रोहतक के लिए निकल पड़ते हैं। लड़की वाले गेट पर खड़े थे। मामा का बेटा रमेश भी आया हुआ था। सब घर के अंदर बैठक में बैठ जाते हैं। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर साफ सुथरा और व्यवस्थित था। फिर वह पानी लेकर आते हैं। कुछ देर बाद चाय नाश्ता लगाते हैं। तो जयंत जी कहते हैं, पहले लड़की को बुला लीजिए, फिर चाय नाश्ता लेंगे। सुमन की छोटी बहन उसे लेने अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में साड़ी पहने हुए सुमन आती है। बिल्कुल सिंपल थी, ना ज़्यादा मेकअप, साड़ी भी ज़्यादा हैवी नहीं थी। सबको नमस्ते करती है, तो उसकी माँ उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है। कविता जी, उनके पति, बेटी और बेटे, दामाद सबको बहुत पसंद आती है। थोड़ी देर के लिए दोनों को अकेले बात करने के लिए छत पर भेज देते हैं। सुमन को भी परवीन के बोलने का ढंग पसंद आता है। जब उसकी मम्मी उससे पूछती है तो वह शर्मा कर हाँ कर देती है। परवीन भी अपनी मम्मी पापा को हाँ का इशारा कर देता है। दोनों तरफ से हाँ होने पर सुमन के पापा कहते हैं, भाग्यवान, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े ले आओ। फिर सबको नाश्ता करवाते हैं और खुद भी साथ में करते हैं। कविता जी सुमन की झोली में शगुन का लिफाफा, मिठाई, फ्रूट, श्रृंगार का सामान रख देती है, जो उन्होंने वहीं पास की दुकान से मंगवा लिया था। सुमन के पापा भी परवीन के तिलक कर उसका मुंह मीठा करवाते हैं। 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। तो 2-4 दिन बाद जयंत जी सुमन के पापा के पास फ़ोन करते हैं कि आप 2 दिन पहले अपने मेहमानों को लेकर आ जाना। हमने फार्म हाउस लिया है, हल्दी मेहंदी की रस्में इकट्ठी कर लेंगे। तो वे कहते हैं, ठीक है। बेटी के लिए जो थोड़ा बहुत शगुन का सामान ले सकते थे लिया। एक सूटकेस में रखा। उन्होंने अपनी तरफ से 40 मेहमान ही रखे, क्योंकि बेटे वालों पर ज़्यादा जोर नहीं डालना चाहते थे। जयंत जी ने कहा था, जितने व्यक्ति लाना चाहे ला सकते हैं। सुमन का परिवार सही समय पर पहुंच जाता है। जयंत जी ने सारा इंतजाम बहुत अच्छा कर रखा था। कविता जी और जयंत जी लड़की वालों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रख रहे थे। सारी रस्मों रिवाज के साथ फिर शादी संपन्न हो गई और सुमन विदा होकर ससुराल आ गई। गृह प्रवेश के बाद एक नंद को छोड़कर सारे रिश्तेदार विदा हो गए। 2 दिन बाद दोनों को हनीमून के लिए कुल्लू मनाली भेज दिया। सुमन और प्रवीण दोनों बहुत खुश थे। वापस आने पर सुमन से उसकी सासू माँ और नंद ने पहले रसोई का नेक करवाया। सुमन के हाथों में बहुत जायका था। उसी दिन नंदोई रवि भी ननंद को लेने आए थे। वह तो खाने की तारीफ करते रुक ही नहीं रहे थे, तो नंद को सहन नहीं हुआ, क्योंकि उसे खुद ज़्यादा बढ़िया खाना बनाना नहीं आता था। पर उस समय वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद बेटी को विदा करके कविता जी अपने कमरे में आ गए। सुमन अपने कमरे में चले गई। कुछ ही दिनों में सुमन ने सारे घर के कामों को अच्छी तरह से समझ कर संभाल लिया था। सारा घर व्यवस्थित रहने लगा था। घर में
खाने की खुशबू चारों तरफ फैली रहती। घर में कोई भी रिश्तेदार आता या पड़ोसी आता, सब बहू की तारीफ करते। अच्छा खान पान, पैसों की कमी नहीं, घर में बढ़िया कपड़ा, ऊपर से पति का प्यार। सुमन का रूप और खिल उठा। शादी के बाद प्रवीण भी बहुत जचने लगा। सुमन उसे बहुत प्यार और उसकी बहुत केयर करती थी। 2 महीने हो गए शादी को। जयंत जी भी बहू की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब कविता जी और उनकी बेटी रेखा को सुमन से जलन होने लगी। कविता जी कई बार सुमन के खाने बनाने के बाद चुपचाप मसाला कम तेज कर देती और जब खाने बैठते तो कहने लगती, बस बहू रानी, इतने दिन में ही चाव पूरा हो गया खाना बनाने का। मुझे देखो, 40 साल होने को हो गए शादी को, पूरा घर अकेली ने संभाल रखा था तुम्हारे आने से पहले। अब बहू को बेटे के पास भी कम जाने देती। बेटा दुकान से आता तो बहू को रसोई में काम में लगा देती। काम वाली की भी छुट्टी कर दी ताकि बहू पूरा दिन काम करे और थक जाए, उसे बनाव श्रृंगार का समय ना मिले। एक दिन पता चला सुमन माँ बनने वाली है, पर सासू माँ को तो जलन की भावना ने इतना जकड़ लिया था कि बहू के लिए उनका मन अब भी नहीं बदला। नंद भी जब आती खूब परेशान करती, पूरा दिन ताने मारती रहती। कभी बाप के घर में दूध घी देखा था, यहाँ जब देखो दूध का गिलास भरकर पीने को चाहिए। एक दिन प्रवीण ने कुछ बोलने की कोशिश करी तो उसे भी सुना दिया, जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। वह चुप रह गया। जयंत जी काफ़ी दिनों से देख रहे थे कि उनकी पत्नी और बेटी बहू के साथ कैसा व्यवहार कर रही हैं। इस समस्या को कैसे सुलझाएं? कितनी मुश्किलों से बेटे का घर बसा था, इतनी अच्छी बहू आई है। वे मन ही मन में कुछ सोचते हैं और एक फैसला ले लेते हैं। रात को खाने में दाल और आलू गोभी की सूखी सब्जी बनी थी। कविता जी ने दाल में उस दिन भी नमक ज़्यादा कर दिया। जयंत जी ने देख लिया। सब खाना खाने लगे तो कविता जी कहने लगी, पता नहीं कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। हमने तो शादी में कोई डिमांड भी नहीं रखी थी, कम से कम खाना तो अच्छा बनाकर खिला सकती है। तो जयंत जी बोले, कविता तुम ठीक कह रही हो और आज तो इस बात का फैसला करके ही हटूंगा। कविता जी खुश हो गई कि आज तो सुमन को खूब डांट पड़ेगी। जयंत जी बोले, प्रवीण, हर रोज घर में कलह अच्छा नहीं होता, बहू के पैर भी भारी हैं, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। तुम अपनी पत्नी के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर रह लो। कल बाजार में जाकर रसोई की जरूरत का सारा सामान, बर्तन, गैस, चूल्हा, राशन सब लाकर अपने घर से अलग बचा लो। तो कविता जी के होश गुम हो जाते हैं। एक बार अलग हो गए तो 2-4 दिन अजीब लगेगा, फिर तो दोनों को मज़ा आ जाएगा। सब क्या कहेंगे कि 6 महीने भी बहू नहीं रखी गई, पर क्या करें, इतने में सुमन ही बोल पड़ती है, पापा जी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है और आगे से खाना बनाते हुए मैं और ध्यान रखूँगी ताकि कोई गलती ना हो। तो जयंत जी कहते हैं, नहीं बहू, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। फिर तो कविता जी से खाना खाया नहीं गया। थोड़ी देर बाद कविता जी अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने कमरे में प्रवीण सुमन से कहता है, पता नहीं आज पापा को क्या हो गया। जयंत जी अपने कमरे में आते हैं तो देखते हैं कविता जी रो रही थी। वे मुंह फेरकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर तक कविता जी सोचती हैं, यह कहेंगे चुप हो जा, पर वह ने कुछ नहीं बोले तो खुद ही चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, आपने ऐसा क्यों कहा? अपने बेटे के बिना कैसे रह पाऊंगी? तो वह उसकी तरफ घूम कर बैठ गए। वो बोले, कविता, कहाँ है तुम्हारा बेटा? जब से बच्चों की शादी हुई है एक दिन भी तुमने दोनों पत्नी पत्नी को चैन से जीने दिया है? जब तुमने रिश्ता लिया था तब बहू के मायके वालों का हिसाब किताब पता था, या तो है नहीं, उन्होंने झूठ बोलकर शादी करी थी। अरे इतनी समझदार बहू मिल गई जिसने आते ही सारा घर संभाल लिया, और तुम्हें क्या चाहिए? सच में अगर बेटी की माँ फ़ोन पर 10 मिनट बात कर ले तो दुनिया कहती है बेटियों की माँ दखलंदाजी उनका घर नहीं बसने देती। पर क्या बेटों की माँ का बहू बेटों के बीच में ज़्यादा दखल देना ठीक है? कविता, अब तुम्हें समझना होगा कि प्रवीण अब तुम्हारा बेटा होने के साथ सुमन का पति भी है। थोड़ा बहुत तो पति पत्नी को हक है एक दूसरे के साथ अकेले में वक्त बिताने का। तो कविता कहती है, आप ठीक कह रहे हो, आगे से गलती नहीं होगी, पर आप अपना फैसला बदल दीजिए। ठीक है, बदल दूंगा। जयंत जी के एक फैसले ने बिखरते हुए घर को फिर से समेट दिया था। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।